नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनका 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, कहीं लगा डील हो गई है। कुछ ऐसी खबरें, डील का यूफोरिया बन रहा था, डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। कहाँ आईटी के शेयर इतने तेज ऊपर चढ़ रहे थे और फिर वे धड़ाम आज वे ऊपर से टॉप से अगर देखोगे तो 8-8% नीचे। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या है कि जो पीयूष गोयल जी राज्यसभा में बयान दे रहे हैं या बोल रहे हैं, उनके बयानों में और जो अमेरिका का कृषि मंत्री है उसके बयानों में, दोनों में एक समानताएं नहीं है। वो कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि हमने किसानों के हित से समझौता नहीं करा है, और वो बोल रहे हैं कि हमारी भारत के अंदर कृषि प्रोडक्टों में एंट्री मिल गई है। तो सही कौन है? कितने दिन और लगेंगे डील को? क्या डील का ये फिर तो डील होगी, डील होगी, डील होगी, डील होगी, इतनी जल्दी डील हो गई थी? बहुत सारी सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से। आज आईटी कंपनियों को क्या हुआ? जो आज आईटी की कंपनियां हैं ना, दरअसल एक इंफोपिक करके कंपनी है अमेरिका में। वो कंपनी एक ऐसा एआई टूल बनाई है जिसमें अगर आप कोई भी कोडिंग करना है, आपको किसी भी होमवर्क को समझ के उसका जवाब बनाना है, आपको सलाह देनी है, तो मतलब तमाम काम जो हमारे यहाँ की कंपनी इन्फोसिस है या विप्रो है, टीसीएस है, जो अमेरिका का काम हम करते हैं, उसी काम को वो जो $350 बिलियन की कंपनी है, अभी वो किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है। उसने एक ऐसा एआई टूल बनाया है। जितने भी बढ़िया बढ़िया टॉप टॉप के इनोवेशन होते हैं वो सब अमेरिका में क्यों हो रहे हैं? जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब तो हमारे यहाँ पैदा हुए, मतलब जितने भी अवतार हुए हमारे यहाँ हुए, लेकिन इनोवेशन आजकल सब वहाँ हो रहे हैं। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने व्हाट्सएप 2010 में उन्होंने बनाया, हमने नहीं बनाया। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने डील में कुछ, हम जो बोल रहे हैं अपनी बर्बादियों का जश्न मनाते चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार वास्तविकता में विपक्ष सही कह रहा है। अल्टीमेटली हम अमेरिका के कुछ प्रोडक्टों पर 2, सवा 2, 2.5% के आसपास टैक्स लगाते थे, जो डिजिटल है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना, जो कंपनियां यहाँ पे कारोबार कर रही है उन पर टैक्स लगाते थे। हमने उसको भी 0% में छूट दे दी। मैं आऊंगा कि आज शेयर बाजार के अंदर क्या हुआ, क्यों इतनी गिरावट आई, और ऐसा क्या हुआ कि डील होने के बाद में भी कुछ भी मतलब बदला नहीं, और मतलब लामपेट बराबर हो गया। एडिडास, रीबॉक, नाइका, केटीएम बाइक, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिन पे हम टैरिफ लगाते थे, और अल्टीमेटली हमें झुकना पड़ा, हमें वो टैरिफ हटाने पड़े। अमेरिका को 0% टैरिफ पे हमने एक्सेस दे दिया, और हम अमेरिका में जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे उसके ऊपर 18% का टैक्स लगेगा, टैरिफ। अब आप समझो, देखो सबसे पहली बात तो मैं किसी भी सरकार का पक्षधर या विरोधी नहीं हूँ। आप इस एंगल से बिल्कुल भी ना देखें कि मैं किसी सरकार का विरोध कर रहा हूँ या किसी सरकार के बारे में मैं आपसे पॉजिटिव, मैं किसी सरकार का पक्षधर या विरोधी नहीं हूँ। मैं केवल आपसे जो जेन्युइन चीजें हैं वो फैक्ट टू फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। दरअसल डील होगी, डील होगी, डील होगी, हल्ला तो मच गया, सब लोगों ने देखा भी, हवा भी मचा। लेकिन इस डील में अगर आप देखोगे तो हमने ज्यादा खोया है, पाया नहीं है। कुछ जानकार ऐसा भी बताते हैं, हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता, कि यूनाइटेड नेशन से एक नोटिस जारी हुआ था, और वो नोटिस था अडानी, गौतम अडानी के खिलाफ। अगर अमेरिका से भारत डील नहीं करता तो अमेरिका जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया था, क्या इसी तरीके से गौतम अडानी को भी उठा सकता था? और अगर ऐसे उठा लेते तो जो देश विश्व के अंदर व्यापार करने वाले लोग हैं, एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं पैनिक में आ जाते हैं, मतलब भारत के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए विपक्ष जो आपको बार बार बोलता नजर आ रहा है कि आपने अडानी को बचाने के लिए मोदी जी सरेंडर हो गए। जो आपको ये शब्द सुन रहे होंगे राज्यसभा में कि अडानी को बचाने के लिए मोदी जी सरेंडर हो गए, ये है वो मुद्दा। तो ऐसा क्या हो गया कि यार पूरे बाजार में एक पैनिक फैल गया कि देखो, सबसे पहले तो मैं निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे बात कर लूँ, नहीं तो आपको ऐसा लगे कि यार बाजार की बात नहीं है, तमाम देशों की तो बात कर रहे हैं। आज हमारा निफ्टी 48 पॉइंट, सेंसेक्स 78 पॉइंट, ये कोई ऊपर बोलोगे ना आप, 78 पॉइंट आपका सेंसेक्स ऊपर है, 80,000 का सेंसेक्स, तो कुछ भी ऊपर नहीं है। निफ्टी आपका
मात्र 48 पॉइंट ऊपर है, कुछ भी ऊपर नहीं। अगर इन सब में देखोगे तो आपका जो बैंक निफ्टी है वो ज्यादा मजबूत है। बैंक निफ्टी लगभग लगभग 196 पॉइंट ऊपर है और लाइफ हाई है बैंक निफ्टी का, जो 60,238 का है। इससे पहले जो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने जो लाइफ हाई बनाया था वो भी मतलब 60,150 के आसपास का था, पर उससे ज्यादा लाइफ हाई है। तो पहले ये बाजार में नजर डाल लो। आज एफआई या डीआई के ऊपर नजर डालोगे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 30 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, और घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करोगे तो 429 करोड़ रुपए की खरीदारी उनकी तरफ से देखने के लिए मिली है। ये तो बाजार का मूड माहौल है। बाजार के अंदर पैनिक कहाँ से फैला उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, दरअसल एक हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो शेयर बाजार को गिराने में काम किया, वो एक तो आईटी सेक्टर ने किया और वो दूसरा किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। हेल को लेकर के क्या खबर आ गई, पहले पॉजिटिव से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए पॉजिटिव खबर आई तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक चढ़ गया। आईडीबीआई बैंक के लिए पॉजिटिव खबर आई, हो सकता है लोगों ने इसमें पैसा भी कमाया हो सकता है किसी को कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो तो कल खरीद लिया हो, आज बेच दिया हो, बहुत हो सकता है, कुछ जरूरी वो तो कोई हर आदमी को नहीं रहता, कोई होता है, हजार नहीं। आईडीबीआई बैंक की जो बोलियां थी उसकी कल लास्ट डेट है, और उसके लिए क्योंकि इसमें 95% हिस्सा जो है सरकार का और एलआईसी का है, तो उसमें से अपना कुछ हिस्सा डाइल्यूट करेंगे। इससे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सुधरेगा, और मैनेजमेंट सुधरेगा तो कंपनी का जो बैंक है, बैंक का रीरेट होगा। बैंक रीरेट होने से होगा क्या कि सस्ती वैल्यूएशन या अच्छा मैनेजमेंट आने के से चलते ये बैंकों के अंदर जो कामकाजी या एनआईएम है जो वो सुधरेंगे, कामकाज करने का तरीका सुधरेगा, जो खराब लोन है, बैड लोन है, उनको बेचेंगे। अल्टीमेटली बैंक के लिए अच्छी खबर है। दूसरा, आज बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया उसके पीछे कारण ये है कि आज से मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है वो चालू हो गई है, और शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आने वाला है। और ज़्यादातर उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि ब्याज स्थिर रहेंगे, ब्याज दर स्थिर रहेंगे। हालांकि कल ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए 50,000 करोड़ रुपये आरबीआई फिर से बाजार में डालने वाला है और वहां से बॉन्ड उठाने वाला है। कारण ये है कि बैंकों के अंदर लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी दरअसल पैसे को कहा जाता है। अगर बैंक में आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि मेरे खाते से गया इसके खाते में, इसके खाते से गया इसके खाते में, लिक्विडिटी बैंकों में पर्याप्त नहीं है। उसी कारण बैंक आरबीआई ने फैसला लिया था कि हम 2 लाख करोड़ रुपए ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए बैंकों में डालेंगे और बैंकों से बॉन्ड जो है वो उठाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का जो डॉलर के फॉर्म में फॉरेन पैसा रखा हुआ है, बैंक उसको भी उठाएगा, आरबीआई उसको भी उठाएगा। पीछे इसके मंशा यही है कि कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी की अधिकता की जाए, क्योंकि लिक्विडिटी पर्याप्त है नहीं। एक और खबर है, खबर पे चर्चा है दूसरी, ये तुहिकांत पांडे जो कि सेबी के चेयरमैन है, उन्होंने आज जो वीकली एक्सपायरी को खत्म करने के लिए बोला था कि हम वीकली एक्सपायरी खत्म करने जा रहे हैं, उस पर उन्होंने बयान दे दिया है कि अभी हम कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं खत्म कर रहे, क्योंकि जिस तरह से एसएसटी को बढ़ाया है तो जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि यार आप समझो, अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, कोई एक लोट में कारोबार कर रहा हूँ, और एक लोट में चाहे मुझे लॉस हो चाहे मुझे प्रॉफिट हो, 2,000 रुपये का मुझे टैक्स और ब्रोकरेज वगैरह मिला के देनी पड़ेगी। हालांकि ब्रोकरेज ज़्यादातर 20 रुपये प्रति लोट रहती है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं। तो ब्रोकरेज जो रहती है ना वो बहुत नॉमिनल रहती है, उसके बाद में जो अदर्स चार्जेस रहते हैं ना वो कमर तोड़ लेते हैं। और एसएसटी जो बढ़ाया 0.05%, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार दरअसल चाहती है कि हम लगभग 50,000 करोड़ रुपया एडिशनल कमाएं, क्योंकि अभी इस साल का जो सरकार का टारगेट है वो 78,000 करोड़ रुपए का एसएसटी के माध्यम से कमाने का है। अभी सरकार ने 44,500 करोड़ रुपए कमाए। सरकार चाहती है कि हम अगले साल इससे 1 लाख करोड़ रुपए एसएसटी के माध्यम से कमाएं। सरकार चाहती है कि तुम्हें जुआ खेलना जुआ खेलो, सट्टा खेलना सट्टा खेलो, जो करना सो करो, हमें हमारा हिस्सा देते रहो। और कमाल की बात यह है कि जो एसएसटी है ना, ये प्रॉफिट पे नहीं लगता। आप चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एसएसटी आपको लगेगा। अगर आपने 1 करोड़ की टर्नओवर कर ली तो 1 करोड़ पर 0.05% आपका एसएसटी लगना है। बेचते समय भी लगना है, खरीदते समय भी लगना है। तो ये जो है ना टर्नओवर पे लगता है, इसीलिए इसको देखते हुए लिक्विडिटी पहले घट जाती। और ये जो बजट में जो हमें रायता फैला, बजट का रायते को समेटा केवल डील ने, एकदम से डील होगी डील होगी डील होगी डील होगी डील होगी, एकदम बाजार 26,400 26,300 कुछ पे एकदम हाई बनाया। उसके बाद में बाजार से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एक तरह से 26,000 और जो तुम्हारा 400 का जो माउंट एवरेस्ट है,
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये माउंट एवरेस्ट है? दरअसल निफ्टी ने 4 बार कोशिश करी है 26,400 को ब्रेक करने की। सबसे पहली बार सितंबर 2024 में 26,277 का हाई बनाया था निफ्टी ने। उसके बाद निफ्टी में 11% का करेक्शन देखने के लिए मिला था। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, तथ्य के साथ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको कोई टीआरपी का फंडा नहीं, मैं आप मेरी वीडियो देखोगे टीआरपी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो 100% सही आंकड़ा मिलेगा। कोई क्योंकि स्टॉक की उन्हें खरीदने बेचने की तो राय देता नहीं कि आप ये खरीदो ये बेचो। दरअसल जो विश्व में हो रहा है उसका भारत के बाजारों पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और आपको कैसे अपनी लेवल लैंग्वेज में आप स्टॉक मार्केट को समझ सको कि स्टॉक मार्केट का दरअसल कहाँ से लेना देना होता है। तो एक माउंट एवरेस्ट बना हुआ है निफ्टी का जो 26,400 का है, जो निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जो निफ्टी को सबसे बड़ी डील का एक खबर आनी थी वो भी आ गई। सबसे पहली बात 24 वर्ष 2024 में सितंबर में निफ्टी ने 26,277 का हाई बनाया। उसके बाद निफ्टी में 11% का करेक्शन देखने के मिला। उसके बाद दिसंबर 2025 में निफ्टी ने फिर हाई बनाया 26,325 का। उसके बाद फिर 3% का करेक्शन देखने के लिए मिला, 2.5% के आसपास। जो क्योंकि जब भी निफ्टी 26,000 के ऊपर जाता है उसके बाद करेक्शन आता है। और फिर जनवरी में जो कि डी लगी डी लगी डी लगी डी लगी, जनवरी में भी निफ्टी ने हाई बनाया था। ये था तुम्हारा 26,326 के आसपास का था, 373 का। हाँ, 26,373 का हाई बनाया। उसके बाद में फिर 6.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। मतलब निफ्टी जब भी हाई बना रहा है, चाहे तो उसे आप प्रॉफिट बुकिंग मान लो कि ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण आ रहा है, चाहे आप कुछ भी मान लो। लेकिन अगर कल की बात करोगे तो कल 26,341 का निफ्टी ने हाई बनाया। उसके बाद फिर से निफ्टी अभी लगभग 1.5% के आसपास में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अब बाजार को ऐसी कौन सी खबर चाहिए जिस खबर से निफ्टी को, हालांकि ब्रोकरेज फर्म इसे ऊपर जाने की राय दे रही है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, ब्रोकरेज फर्म का ऐसा मानना है कि निफ्टी जो है या 29,000 का टारगेट है। लेकिन खबर कौन सी चाहिए? वो खबर है साथियों अर्निंग। जब तक कंपनियों की अर्निंग नहीं आएगी, जब तक इनकी बैलेंस शीट पे वो दिखेगी नहीं, तब तक आपको कोई भी खबर के माध्यम से स्टॉक मार्केट में तत्काल जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखने से ऐसा लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस में अर्निंग नहीं आ रही, कंपनियों के रिजल्ट में नहीं दिख रहा वो चीज आके, तो फिर कोई मतलब की बात है नहीं। तो जो निफ्टी के अंदर एक माउंट एवरेस्ट बना हुआ है वो है 26,400 का लेवल। निफ्टी जब बड़ा ब्रेकआउट देगा तभी देगा जब 26,400 के ऊपर क्रॉस होगा। अब जो बड़ी खबरें हैं, पहली खबरें तो ये डील हो गई। डील में जो हमारे वाणिज्य सचिव है पीयूष गोयल जी, वो राज्यसभा में कुछ और बोल रहे हैं, और जो अमेरिका के कृषि मंत्री हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। इन दोनों की डील एक की दोनों की मैच होनी चाहिए ना। अब ये इम्प्लीमेंट कब होगा है पहले ये देखो। देखो अभी तक तो हमारी तरफ से तो ये बोला गया है कि डील पे वो चल रही है, मतलब बात जिसको हम बोलते हैं ना कि कोटिंग चल रही है। कोटिंग का मतलब है लिखी जा रही है कहाँ किसकी क्या है। इस डील की जिस तरह से घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, इसीलिए इसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी ज्यादातर अमेरिका ही दबाव डालेगा कि जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ, क्योंकि फायदा इसमें भारत को नहीं है, अमेरिका को है। अल्टीमेटली अमेरिका को क्यों है? क्योंकि अमेरिका के जो प्रोडक्टों पर ज्यादातर टैरिफ लग रहा है ना, पहली बात तो वो जो व्यापार कर रहे थे वो रोक देंगे। अब कहना यार अभी रुक जाओ, थोड़ा डील इम्प्लीमेंट हो जाए फिर 0% पे बेचेंगे। अगर मैं आपको 1,00,000 करोड़ रुपए का सामान बेच रहा हूँ और मुझे उस पर 30% का टैक्स देना है, तो 1,30,000 करोड़ का सामान हो गया। तो मैंने बोला कि अब इस 0% हो जाएगा। बोला कब होगा? बोला अगले महीने से हो जाएगा, इस महीने की 10-12 दिन बाद हो जाएगी। तो बोला एक काम करें यार, हम 1,00,000 का सामान 1 महीने बाद ही बेच देंगे ना, क्या दिक्कत आ रही? 30,000 करोड़ बहुत होते हैं ना। तो बोला ठीक है। दूसरी बात जो इस डील के अंदर दिखा गया है ना कि 500 बिलियन डॉलर का परचेस भारत करेगा अमेरिका से, तो वो 5 साल की है कि भाई आपको 5 साल में परचेस करना है। और कमाल की बात इसमें ये है साथियों कि डिफेंस इक्विपमेंट इसमें शामिल है, जो फाइटर जेट है वो इसमें शामिल है, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट में ही आ गया। वो बोइंग का जो जहाज है वो शामिल है, और एनर्जी भी इसमें शामिल है, कृषि प्रोडक्ट भी इसमें शामिल है। तो एक तरह से अगर मैं एक आम आदमी की भाषा से समझूं तो हम झुके हैं ना कि अमेरिका झुका है। अब चूंकि मैं भी बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं मैं है, पर जिस हिसाब से हमारे यहाँ की टेक्सटाइल कंपनियों को रोज पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, तो बोले चल यार कुछ ना मिलते वो कुछ तो ठीक है। हालांकि हम पाकिस्तान से सही है, वही 19% का टैरिफ लगा है और हम 18 पे हैं। बांग्लादेश पे 20% का है, हम 18 पे हैं। वियतनाम में 20% का है, हम 18 पे हैं। चीन पे 34% का, हम 18% पे हैं। तो अल्टीमेटली उनसे तो ठीक है,
लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ समझौता हुआ है इस डील को। कम से कम ये फरवरी के, आप अभी आज हो गई है तुम्हारा 4 तारीख, तो ये फरवरी के 20 दिन तो आप मान ही लो कि 20 दिन कम से कम लगेंगे। उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डील में क्या क्या चीज़ों पर सहमति बनी है, हम उनके किन किन प्रोडक्टों के ऊपर 0% कर रहे हैं और किन प्रोडक्टों के ऊपर एंट्री बैरियर है जो भारत में नहीं आ सकते, वो मसौदा अभी तैयार हो रहा है। ठीक है। तो वो मसौदा भी तैयार हो रहा है। दूसरा, अमेरिका ने कहाँ कहाँ हमें रियायत दी है, लेकिन एक बात और कमाल की है कि ना तो अमेरिका ने H1B वीजा पे भारत को कोई रियायत दी है, भाई देनी चाहिए थी ना, और ना ही मतलब जो आईटी आईटी के लेकर के उस पर कोई रियायत दी है, ना स्टील एल्यूमिनियम पे कोई रियायत दी है जो 8,000 करोड़ का भी सौदा अटका हुआ है। तो ये अभी बहुत धुंधली पिक्चर है, इतनी जल्दी स्पष्ट नहीं होगी। एक तरह से फोग है जो धीरे धीरे हटती हटती हटेगी। विपक्ष लत्ते फाड़ रहा है इनके, तो क्या इस पे मतलब ये बहुत रस्साकसी वाला मामला होने वाला है, क्योंकि अगर इसमें कुछ ऐसी चीज निकल के आ जाती है जो किसानों को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती होगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि देश के अंदर विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिले। क्योंकि कांग्रेस, या मैंने विपक्ष बोलूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूंगा, विपक्ष चाहेगा कि सरकार को घेरा जाए। और अगर जैसे पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में बोला है कि हमने किसानों के हित का काफी मतलब ध्यान रखा है, इसमें किसानों के साथ ट्रेड प्रोडक्टों के साथ में गलत नहीं होगा। अगर ये बोल दिया, डील में कुछ और निकल के आ गया, क्योंकि अभी तो ये केवल खाका तैयार हो रहा है, जब डील में एक पॉलिटिकल एंगल आ गया है, पॉलिटिकल एंगल आ गया कि भाई डील होगी, 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 हल्ला मच गया और फॉर्मो बन गया भाई यार, ऊपर रॉकेट 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट। लेकिन डील में हुआ क्या है जब तक वो तो सामने आ जाए। इतना तो है कि इसमें नुकसान भारत को ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जिन प्रोडक्टों के ऊपर, चाहे वो नाइका हो, अमेजोन हो, जितनी भी डिजिटल है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या जितने भी हम डिजिटल, माइक्रोसॉफ्ट है या एक्सेल है, जितने भी हम सॉफ्टवेयर जो अमेरिका के यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर हम 2.5% के आसपास में ड्यूटी चार्ज करते थे, वो हमने जीरो कर दी कि हम उनसे कुछ नहीं लेंगे। अब वो उन्होंने जीरो कर दी, तो उससे नुकसान किस है? हमें खुद का नुकसान है। तो क्या वो एक गालिब का शेर याद आ गया, हम अपनी बर्बादियों का जश्न मनाते चले गए, क्या कुछ ऐसा है? इस बार जो विपक्ष लत्ते पड़ रहा है वो सही है, गलत नहीं है। पर फिर वही बात है कि जब ऑर्डर नहीं आ रहे थे तब भी विपक्ष बोल रहा था कि लोगों की रोज नौकरियां जा रही हैं, कंपनी में ऑर्डर नहीं आ रहे, तो उससे तो कुछ सुधार ही है। मैं चलो यार, जितना नहीं मिल रहा वो ठीक है। अल्टीमेटली हमने जो $500 बिलियन का व्यापार की बात बोली है, ये हमें 5 साल में पूरा करना। और आज अगर बात करें हम अमेरिका की, तो लगभग लगभग $100 बिलियन के आसपास एक साल में करना है। अगर यह तत्काल रूप से इंप्लीमेंट हो जाता है, तो पहले ही भारत का ट्रेड डेफिसिट में है, हमारा पिछले बार क्वार्टर में 8,500 करोड़ का डेफिसिट रहा। तो अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, तो भारत को ज्यादातर एनर्जी अमेरिका से खरीदनी पड़ेगी। उससे होगा क्या? ये एनर्जी और प्लस इक्विपमेंट, क्योंकि $100 बिलियन का आपको साल भर में इंपोर्ट करना है। अब उससे आपका जो रुपया है ना, वो और कमजोर हो जाएगा। क्यों कमजोर हो जाएगा? क्योंकि आपको खरीदना ही है वो। तो एक बात यहाँ भी ये भी खुल के आ रही है, क्योंकि अभी इस बार भारत चाइना का जो ट्रेड है ना, उसका आंकड़ा आया, वो बेहद चौंकाने वाला है। हमने चाइना के साथ में $150 बिलियन का ट्रेड किया है। पिछली बार हमने $116 बिलियन का ट्रेड किया था, $16 बिलियन का हमने वहां बेचा था, और 80-100 बिलियन के आसपास में हमने घाटा किया था। इस बार हमने $150 बिलियन का व्यापार किया है, जिसमें आपको जानने योग्य बात यह है कि हमने अभी इस बार भी $16 बिलियन का माल बेचा है, और वहां से हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो $100 बिलियन का हो गया है चाइना से। तो ऐसा क्या है कि हम कुछ भी इनोवेशन नहीं कर पा रहे। हमें जेनरिक दवाई मॉडिफाई बना के बेच, अगर हमें जेनरिक दवाई बेचनी है ना अमेरिका, तो हम जो पाउडर के फॉर्म में एपीआई है ना, वो हम चीन से खरीदते हैं। अगर हम अपने यहाँ मारुति सुजुकी है, होंडा है, महिंद्रा है, हमें गाड़ी बनानी है, तो इनके जो रियर अर्थ लगते हैं इनके लिए मटेरियल, वो हमें चीन से खरीद रहे हैं। अगर हम अपने किसानों को डीएपी, डाई, यूरिया दे रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशल फर्टिलाइजर हम चीन से खरीद रहे हैं। तो क्या एक मैन पावर ही चीन बन गया? भाई दिक्कत है ना यार। ये दिक्कत इसलिए है कि जब आप ये बोल रहे हो कि आपको देश के अंदर ज्यादातर अमेरिका से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो जब आप तेल खरीदोगे ना अमेरिका, तो वहां पता है आपको दिक्कत क्या आएगी?
दिक्कत ये आने वाली है आने वाले टाइम में कि आपकी जो ऑयल वाली कंपनी है ना, इनकी बैलेंस शीट पे वो चीज़ दिखेगी। अभी जो आपको $10 प्रति बैरल का जो डिस्काउंट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। और जो आपकी रिफाइनरी है, उन रिफाइनरी में आपको अलग से सब्सिडी देकर उनमें मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि जो रिफाइनरी बनी है वो दूसरी तरीके से बनी है और आपको गाढ़ा तेल उनमें रिफाइन कराना है, तो उसके लिए आपको अलग से उसमें मॉडिफाई करानी पड़ेगी और अलग से मतलब उसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तो वो सरकार को अपने बजट से देना पड़ेगा। ये भी एक विषय है। खाली यही थोड़ा यार डील होगी ना डील होगी, डील होगी ना डील होगी, ऐसा थोड़ी होता है डील होगी अकेले डील होगी। अगर तुमने बोल दिया हम डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो खरीदेंगे अमेरिका से, तो जो तुम आत्मनिर्भर भारत का गाना गा रहे हो उसका क्या होगा? भाई आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि तुम भाई ज्यादातर अपने ऊपर निर्भर बनोगे, और जब तुम अमेरिका से खरीदोगे तो क्या होगा? ये कहीं अभी बहुत धुंधली पिक्चर है डील की, इतनी जल्दी से नहीं है, लेकिन इतना सकते हैं कि हमने डील में अपने आप को सरेंडर करा है कुल मिला के। बस ठीक है यार, तुम तो किस्से को खत्म करो, डील करो, तो वैसे ही बहुत नुकसान हो रहा है। क्या इस बार सरकार बजट में, आप बताओ मिडिल क्लास के लिए क्या दिया है? मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, वित्त मंत्री जी जवाब देते नहीं बन रहा वो, उससे किसी ने पूछ लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने मिडिल क्लास को क्या दिया है, तो ऐसा रिएक्शन है उनका, हाँ क्या मतलब इसका? भाई अल्टीमेटली ठीक है, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कम कर देते, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कम कर देते, लेकिन जो जो भी कुछ हुआ है ये भी ट्रम्प की देन है। आज इतने बड़ा इन्फॉर्म हुआ कि जीएसटी कट कर दिया सरकार ने, क्यों करा? क्योंकि हम पर टैरिफ की घंटी लटकी थी। सरकार ने 12 साल का 12 लाख का टाइम फॉरजन कर दिया कि चलो यार 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री। वो रिबेट है यार। लोग वो बोलते 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है, ऐसा नहीं है यार। 5 लाख के बाद इतने परसेंट लगेगा, 7.5 के बाद इतना लगेगा, तो वो रिबीट है, मतलब वो एक तरह से आपको दी हुई रियायत है, वो कभी भी वापस ली जा सकती है। ठीक है। अब सबसे पहले बैंकों को, जो बैंक अभी सुधर रहे ना, कि बाजार पे आ जाते हैं, बाजार वीडियो के दरअसल लंबी बन जाती है। जो बाजारों के अंदर ये बैंकिंग वाले स्टॉक है ना, ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कल ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए डालने वाली है, और परसों का दिन बीच में है, कल का दिन बीच में है, परसों को मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, उसका आरबीआई की ब्याज दरों का फैसला फैसला आने वाला है। ज्यादातर उम्मीद जताई जा रही है कि रेट कट नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ जानकार ऐसा भी मान रहे हैं कि ब्याज दरों में कमी होगी, क्योंकि देश के अंदर पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है, और ये बॉन्ड मार्केट से जो पैसा जुटाने जा रहे हैं ना, इन्हें मिल नहीं रहा है। इसीलिए जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो 6.75 पे पहुंच गई है, तो इन्हें ब्याज दरों में कमी करनी पड़ सकती है। ये भी एक पक्ष है। अब आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड पे। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में हुआ क्या? एकदम से स्टॉक 7% क्यों टूट गया? देखो साथियों, हुआ ये है कि दरअसल भारत को 120 फाइटर जेट बनवाने थे, जिस एक फाइटर जेट की कीमत अनुमानित 2-3 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास आती है। तो ये जो डील थी, ये मोटा मोटी 2 लाख से 3,60,000 करोड़ के आसपास की बन रही थी। अब इसमें 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी। इसमें एक एंट्री बैरियर रखा था सरकार ने। वो एंट्री बैरियर ये था कि जिस कंपनी का एक्विजिशन, जो उसे ऑर्डर मिले हैं ना, उन ऑर्डर को डिलीवर्ड कर पाने में देरी हो पा रही है ना, वो इसमें बिड नहीं लगा पाएगी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास में 2 लाख करोड़ के ऑर्डर पड़े हैं पहले से ही, और उनको ये बना नहीं पा रही एटलीस्ट, कि उनको ऑर्डर को डिस्क्लोज नहीं कर पा रही है, दे नहीं पा रही है। मैंने बोला तो मेरे कपड़े सिल दो, तो मेरे पास में 2 लाख करोड़ के कपड़े पड़े हैं, इस कपड़े सिल के नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है। तो सरकार ने कहा कि जो देरी कर रही है ना कंपनियां, वो इस बिड में शामिल नहीं होंगी। तो इसको लगभग लगभग, क्योंकि अगर ये इस बिड में शामिल होती है, लेती, तो 2 लाख करोड़ का ऐसे मिल सकता था। अब इसमें 3 कंपनी जो है, एक तो एल है, एक भारत फोर्ज है, और एक तुम्हारा टाटा एडवांस सिस्टम है। इन 3 प्राइवेट कंपनियों को ये टेंडर मिला है। अभी ये 15 फाइटर जेट बनेंगे, उम्मीद है कि 120 फाइटर जेट बनाने की वो है। अब इसमें इसके लिए नेगेटिव खबर क्या है? इसके लिए एक तो नेगेटिव खबर ये है कि अगर वे, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है, जो एयरक्राफ्ट बना रही है वो फर्स्ट टाइम बना रही है, और इसको एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने बेटर क्वालिटी कर दी तो क्या इसके ऑर्डर भी उधर शिफ्ट हो सकते हैं? एक विषय ये भी देखने की बात है। दूसरा, ऐसे जानकार मान रहे हैं कि टेक्निकली रूप से स्टॉक 3500 रुपए तक जा सकता है। खरीदने बेचने की कोई भी राय नहीं है, मतलब एक केवल फंडामेंटली वाली यूज करने।
आज बाजार का जो मूड माहौल खराब कर दिया वो आईटी के शेयरों ने कर दिया। कल पहली बात तो बाजार के जो आईटी शेयर थे वो ऊपर चढ़े हुए थे काफी, और ऊपर से नेगेटिव इतनी खबर आ गई कि लगता है कि जिस तरह से एआई बबल फूटा तो इनका भी कल्याण हो जाएगा क्या, यहाँ से टॉप 50% गिर जाएंगे क्या, ये भी एक विषय है। केवल आंकलन है ये। ऐसा भी हो सकता है कि कल ही एक खबर आ जाए कि वो जो एआई टूल बनाया था वो पर्याप्त काम करने में सक्षम नहीं है, उसके अंदर ये खामियां पाई गई हैं, वहां से भी वो गिर जाएगी, फिर से ये रॉकेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी, पर लेकिन इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। ऐसे समझ लो मोटा मोटी, मैं एक थान देता हूँ आपको कपड़े का, और मैं बोलता हूँ कि भाई ये एक चादर मतलब एक शर्ट की जो कटिंग है ना वो करने के मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, और इस थान के अंदर 200 शर्ट हैं तो 200 शर्ट आपको काट कर मुझे देनी है, तो 200 रुपये में दूंगा। मतलब हमारी आईटी कंपनी कहाँ किसके लिए काम करती है, अमेरिका के लिए काम करती है। अब हमारे पास में एक ऐसी मशीन आ गई है जिसमें हम थान रखेंगे और वो 200 ऐसे ऐसे घुमाकर 200 कटिंग कर देगी, शर्ट होगी, समझ गए। केवल हमें किस साइज की मशीन शर्ट चाहिए वो साइज डालेंगे उसमें, वो मशीन ऑटोमेटिक थान काट कर दे देगी। तो वो जो दर्जी था जिससे हम शर्ट कटवा रहे थे ना, अब उसको दिक्कत है क्योंकि डायरेक्ट हम तो बड़े काम है। तो मेरा क्या काम था, कल भी मैंने आपसे बताया था कि हमारे यहाँ की जो एआई मतलब आईटी कंपनी है ना, वो अमेरिका के लिए आंधे आंधे वाला काम करती है, आंधे आंधे आंधे, मतलब एटलीस्ट आपको लगे कि हमारे बिना अमेरिका का काम चलेगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका इसलिए भारत से काम कराता है कि अमेरिका को यहाँ सस्ता पड़ता है काम। आपको ये लगता हो कि अगर हम नहीं करेंगे तो अमेरिका का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका काम ही भारत से इसलिए कराता है कि अमेरिका को सस्ता पड़ता है। अगर हम 20 रुपए में काम कर रहे हैं, सामने वाले को 18 रुपए में काम करने वाला मिल गया तो उससे करा लेगा। पर चूंकि हमारे जो पड़ोसी है ना वो इतने खत्म पिक्चर में है, ना तो पाकिस्तान को मदद कर पाएगा उनकी, ना ही तुम्हारा बांग्लादेश और ना नेपाल। चीन से उनका 36 का आंकड़ा है, चीन को वो काम देंगे नहीं, इसलिए वो सबसे मतलब जो कॉस्ट पड़ रही है ना सस्ती में भारत में पड़ रही है। और ये एआई टूल आने से इन कंपनियों के बैलेंस शीट पे इसलिए इम्पैक्ट आएगा क्योंकि इन्हें ऑर्डर नहीं मिलेंगे, और ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो ये करेंगी क्या, तो जाहिर सी बात है कंपनी अपने एम्प्लॉय की छटनी करती है। आपने देखा अमेजोन ने अभी 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, टीसीएस भी निकालती है, विप्रो भी निकालती है। ये आए दिन जो नौकरियों से निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्योंकि यार जब पर्याप्त ऑर्डर नहीं आ रहे, पर्याप्त काम ही नहीं है मेरे पास। भाई आप टेक्सटाइल के माध्यम से समझ लो ना यार, टेक्सटाइल में जितने भी लोग काम कर रहे थे, जब ऑर्डर मिलने बंद हो गए अमेरिका से तो इन्होंने आधे लोगों को बाहर निकाल दिया, आधों को बाहर कर दिया, आधों से काम करा, लेकिन ऑर्डर तब भी नहीं आ रहे थे। तो वो क्या बना के रखता रहे, अब मालिक कब तक बनाएगा, क्योंकि उसे यान वाले को भी पैसा देना है, जिससे वो रॉ मटेरियल ला रहा है ना, कपड़ा ला रहा है, कच्चा माल, उसे भी तो पेमेंट करना है। ऐसा थोड़ी है कि तुमने बोल दिया बोले ठीक है यार बना बना के थानों पर रखते रहो, जब ऑर्डर नहीं आ रहे तो वो क्या धीरे धीरे बंद हो जाता है धंधा, यार ठीक है यार छोड़ो। उन लोगों की जो नौकरियां गई हैं उनका क्या होगा, तो ये एक इशू है जो अभी पूरा सामने नहीं आया, इसीलिए पैनिक के अंदर आईटी के जो शेयर है ना उनके अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। और आईटी का जो ज्यादातर कॉम्बिनेंट है ना वो निफ्टी में है। भाई बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिरा, क्योंकि बैंकों के लिए पॉजिटिव खबर है। पॉजिटिव खबर क्यों, कि आईडीबीआई के लिए भी खबर है और बैंकों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है आईटी के मुकाबले। आईटी इंडेक्स टूटा हुआ है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करोगे तो 98.91 में बना हुआ है। हमारा रुपया थोड़ा सा 90 रुपये 51 पैसे के आसपास में अभी कारोबार कर रहा है। सोने चांदी में फिर से रिकवरी देखने के लिए मिली। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखें, जिससे आपको देखने के लिए लगे कि यार अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ईरान वाले मामले में अभी शांति बनी हुई है, हो सकता है अभी बैठक जारी है कि रूस यूक्रेन और अमेरिका की, कि यार इसको भी लेकर के सहमति बन जाए। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप 100% व्यापारी आदमी है। उनका सिंपल फंडा है कि यार मैं व्यापार के माध्यम से किसी को कितना झुका लूँ, आप झुक गए तो वो और झुकाता है। अभी दक्षिण कोरिया के साथ में अमेरिका की एक डील हुई थी कि आप हमसे $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस टाइप का कुछ। अब हुआ ये कि वहां का अभी पास नहीं करा, उन्होंने पास नहीं करा तो ट्रंप ने बोल दिया कि मैं आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो ट्रंप इतनी जल्दी बदलते हैं, इतनी जल्दी तो माने करवट नहीं बदलता। अभी बाजार किस करवट लेगा ये पता नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ती हैं,
देखो खरीदने की बेचने की कोई राय नहीं है। जैसे केएनआर कंस्ट्रक्शन है, सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया है कि 12 लाख करोड़ रुपया, तो ये क्या है, कल रिजल्ट भी आने वाला है। और एक चीज है कि जब रिजल्ट आएगा और कंस्ट्रक्शन, रेल बनेगी, मतलब ब्रिज बनेंगे, सड़क बनेगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होगा, स्टॉक ऊपर से 400 से 150 पे आया हुआ है, तो अल्टीमेटली 60% के आसपास करेक्ट है, 70%। तो कंपनी इम्प्लीमेंट हो सकता है सस्ती वैल्यूएशन पे, 4, 5, 8, 5 से 6 के पी पे है। कोल इंडिया है, बड़ी कंपनी है, सरकार ने माइनिंग पे ध्यान दिया है, हो सकता है कुछ हो जाए। खरीदने बेचने की कोई राय नहीं बहुत, लेकिन ये चीज बहुत ही कोशिश से ट्रैक करने की चीज है कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या नहीं हो सकता है। एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर, खरीदने बेचने की राय नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ये भाई उसका क्या काम है। भाई काम है सीधा पावर जनरेशन से, आप देख रहे हैं पावर ग्रिड में इतना मूवमेंट आ रहा है, तो ये कंपनियां क्या है ना, नजर रखी जा सकती है, मतलब देखने योग्य है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो भाई आप क्या किसी अपने वित्तीय सलाहकार के साथ में जाओ, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, वहाँ हो सकता है कॉस्ट आए। क्योंकि जैसा मैंने जाना है कि जब मान लो अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपया है, तो जो ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई आप, चाहे वो पीएमएस चलाता हो, अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाता हो, तो आपसे वो आपके प्रॉफिट का 10% लेगा। बहुत सी जगह 12% भी लेते हैं, पर 10% 12% के आसपास का टारगेट चलता है। अगर आपका 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ पे उसने आपको 30 लाख रुपए का प्रॉफिट करा दिया, तो 12 लाख रुपए उसके होंगे, सीधी बात है, समझ गए। इसीलिए वो दिमाग भी लगाता है अल्टीमेटली। छोटे आपने देखा कि जो बड़े रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो छोटे आदमियों को पकड़ते नहीं जनरल। आपने इस बात को नोटिस करा होगा, नहीं करा हो, आपको वो बोलते हैं कि आपका फंड का रेंज क्या है। आप बोलोगे उनसे मैं तो 50-60 हज़ार रुपए, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है, आप डिस्काउंट ब्रोकरों के साथ में, या मतलब आपको बता देंगे स्टॉक खरीद लो बेच लो। लेकिन जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है, तो जो भी रिसर्च एनालिस्ट होता है या जो पीएमएस चलाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वो उसको आपको क्लोजली ट्रैक करता है कि यार क्या हो रहा है, इसको कहाँ बिकवाना है, क्या करना है। क्योंकि उसे अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट नहीं दिख रहा, उसे अपना प्रॉफिट दिख रहा है कि मैं इसको कितना ज्यादा प्रॉफिट कराऊं। अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट कराएगा तो उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ इसलिए मुझे मालूम है। अगर 1 1 करोड़ रुपए के उसके पास में 10 क्लाइंट हैं और खुद की वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाता है, जिसे पीएमएस कहा जाता है, और उनने उनसे बात कर ली कि मैं आपका प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट कराऊंगा साल में, उसका 10% मेरा, डन डन। और उसने मेहनत वो करेगा, दिमाग वो लगाएगा, पैसा आपका, रिस्क पूरा वो लेके चल रहा है, आपको नुकसान नहीं कराएगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट पे शेयरिंग है, तो वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर उसके पास में 1 1 करोड़ के 10 आदमी हैं और उसने प्रति आदमी को 30 30 लाख का प्रॉफिट कराया, तो 30 लाख इज इक्वल टू, मतलब 10 इज इक्वल टू 10, कितने हो गए, 1 करोड़ रुपए उसके हो गए। एक व्यक्ति से अगर उसने 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, मोटा मोटी 30 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ पे, तो 10% उसका हो गया, 30 लाख माइनस 10%, 10% का मतलब ये हो गया 3 लाख उसके हो गया मोटा मोटी। 3 लाख अगर उसके खुद के हो गए, उसके पास में 10 क्लाइंट हैं ऐसे ऐसे, तो कितना हो गया टोटल, 30 लाख। 30 लाख का मतलब ये है कि 2 2.5 लाख रुपए उसके महीने के होगी। इसीलिए वो छोटे लोगों को पकड़ते नहीं, फिर से बाजार पे आते। ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। दरअसल डील की अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, जब तक डील की गुत्थी सोच के सामने ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो स्टॉक खरीदें बेचें वो बिना वित्तीय सलाहकार के ना जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट दोधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, नुकसान कर लोगे। तो इसीलिए आज बाजार में जो गिरावट रही, उसके पीछे वजह आईटी कंपनी है, उसके पीछे वजह डिफेंस कंपनियां हैं, और जो थोड़ा बहुत मूवमेंट है वो बैंकिंग शेयरों में है। बैंकिंग में क्यों है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आने वाली है। अभी जब तक ये गुत्थी साफ नहीं हो जाती, क्योंकि जो अमेरिका के कृषि मंत्री हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, भारत के जो वाणिज्य सचिव हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, तो दोनों का मैच होना चाहिए। अगर मैं बोला राम तो सामने वाला राम बोले, मैं बोला राम, उन्होंने बोला हर हर गंगे, तो वो बोले ये तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा। यो कह रहा हर हर गंगे और तुम कह रहे राम राम, तो वो राम राम बोलो, यो भी राम बोले यो भी राम बोले, जब तो बात समझ में आए। इसलिए तो बहुत कोशिश होके चले। मार्केट ऐसा नहीं समझे कि देखो लॉन्ग टाइम में मार्केट को ऊपर ही जाना है। निफ्टी लंबे समय में 15% के 20% के आसपास में रिटर्न देगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं। पर जो भी है, पूरा बाजार का खेला यही है कि भाई सावधान रहे, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, जो भी करें वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। धन्यवाद, थैंक यू।